किसी भी पदार्थ के आयतन, आकार अथवा लंबाई में जो परिवर्तन करते हैं तो वस्तु उस परिवर्तन का विरोध करती है। यानी ना तो अपने लंबाई में परिवर्तन चाहेगी, ना अपने आयतन में चाहेगी, ना अपने आकार में चाहेगी। और ये पदार्थ के विरोध करने का जो गुण है इसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लिया हमारे पास एक ये तार है और इस तार पर हम बल लगा कर इसको खींचते हैं तो ये बढ़ता तो है, इसमें वृद्धि हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर अणुओं के बीच में हमारे लगाए गए बल के विपरीत दिशा में प्रतिबल, विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है, आंतरिक बल। और ये आंतरिक बल या प्रत्यानयन बल वो बल है जो इसके विपरीत काम करता है, इसको पूर्व अवस्था में ले जाने के लिए कार्य कर रहा है। यानी ये वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में जाना चाहती है, हमारे लगाए गए बल का विरोध करती है, जो हमने ये परिवर्तन किया है इसका विरोध करती है, और जैसे इस बल को हम हटाएंगे वैसे पुनः ये अपनी जगह पर चला जाएगा। तो यह लंबाई में अपने परिवर्तन नहीं चाहती, इसीलिए अपने पूर्व लंबाई में, पूर्व अवस्था में वापस चली जाती है। इसी तरह से कोई किसी चीज़ का आयतन है v है, अगर हमने उसके ऊपर बल लगा दिया तो उसका आयतन छोटा हो गया, कम हुआ, लेकिन अंदर से अणु बाहर ठेलने लगेंगे, अपने आयतन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आयतन में परिवर्तन नहीं चाहते। जितना आयतन घटा उसको वापस वो बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी वस्तु अपने आयतन में परिवर्तन नहीं चाहता, और इसलिए जैसे हम बाहर से लगे हुए बल को हटा लेंगे वैसे अंदर का कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल पुनः उसको अपनी पूर्व अवस्था में ले जाएगा। तो कोई वस्तु अपने आयतन में भी परिवर्तन नहीं चाहती। इसी तरह से किसी भी वस्तु की अगर शेप बदल दें, मान लीजिए इस प्रकार का एक गुटका रखा हुआ है, इस पर आप इसके तल के समानांतर बल लगाएं तो ये टेढ़ा हो जाएगा। नीचे का तो जमीन के इसके संपर्क में है, स्थिर रहेगा, लेकिन ये इसका यहाँ आ जाएगा और इसी तरह ये इसका यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ऊपर का भाग टेढ़ा हो जाएगा। तो जो ये इसके शेप में अंतर आ गया, ये नहीं चाहता। इसके उल्टी दिशा में एक बल कार्य करता है और जिसको पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश करता है, प्रत्यानयन बल। जैसे इस बल को हटाएंगे फिर अपनी ये पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा। तो कोई भी वस्तु अपने आयतन, आकार अथवा लंबाई में परिवर्तन का विरोध करती है। हम इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। अब एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। हमने इस पे बल लगाया, ये बढ़ गई, और जैसे बल हटाया पुनः अपनी जगह चली गई। हमने बल थोड़ा और बढ़ाया तो थोड़ी और वृद्धि हो गई, बल हटाया पुनः अपनी जगह चली गई। बल अगर बढ़ाते जाएं तो एक बल की ऐसी स्थिति आती है कि उससे ज़्यादा अगर बल लगा दें तो फिर ये वापस अपनी अवस्था में नहीं जाएगी, इसमें स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। तो वह अधिकतम बल जिसके कारण वस्तु प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर रहती है, अर्थात जिसके कारण वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती है, उस अधिकतम बल को ही हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो ये वो अधिकतम बल है, वो अधिकतम बल जिसके कारण कोई भी वस्तु पुनः अपनी अवस्था में वापस चली जाती है, यानी उसके प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, वस्तु में स्थायी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो ये वह अधिकतम बल, वह महत्तम बल
जिसके कारण इसके लगने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, यानी प्रत्यास्थता का गुण क्या है? वस्तु वापस अपने स्थान पर चली जाती है, अर्थात वस्तु बल के हटा लेने पर पुनः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है ना। बल को हटा लें तो वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। वह अधिकतम बल ही प्रत्यास्थता की सीमा है। अब प्रत्यास्थता की जो सीमा है उससे थोड़ा भी ज़्यादा बल लगा देंगे तो वस्तु में स्थायी परिवर्तन हो जाएगा, और वो जो बिंदु है जहाँ इसमें स्थायी परिवर्तन हो जाएगा उसे हम फिर इसका यील्ड पॉइंट या पराभव बिंदु कहते हैं। और वो वहाँ पर जो वस्तु है फिर वो प्रत्यास्थता का गुण उसमें नहीं रह जाता। अब ये तो हो गया कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। इसके बाद हम लोगों ने प्रतिबल और विकृति दो चीज़ें इसके पूर्व के लेक्चर में पढ़ी है। प्रतिबल में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब बाह्य बल या विरूपक बल लगाते हैं तो जो आंतरिक बल पैदा होता है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। अब चूंकि आंतरिक बल और बाह्य बल का मान बराबर रहता है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रतिबल है वो बराबर होगा विरूपक बल, क्योंकि विरूपक बल आंतरिक बल के बराबर है अपन क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। यानी अगर हमने यह बल लगाया तो इसके अंदर भी यह बल पैदा होगा, इसलिए यफ अपान ये, यही प्रतिबल हुआ। और विकृति हम लोगों ने पढ़ी कि इसमें जो परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन हो या आयतन में परिवर्तन हो या उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो, तो इसमें जो आंशिक परिवर्तन है, भिन्नात्मक परिवर्तन है, उसे ही हम विकृति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इसकी पहले की लंबाई यल है और उसमें यल का परिवर्तन हो गया तो यल लंबाई में परिवर्तन यल, इसलिए एकांक लंबाई में यल अपान यल, और इसी को हम कहते हैं भिन्नात्मक परिवर्तन। यानी एकांक भौतिक राशि में होने वाले परिवर्तन को हम भिन्नात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसी का नाम है विकृति। यानी किसी भी आकार अथवा आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। तो ये जो प्रतिबल और विकृति है, हमें इसी से संबंधित एक चीज पढ़नी है, वो है हुक का नियम। हुक का नियम, हुक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था, हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक का नियम ये कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा से के अंदर, यानी प्रत्यास्थता की सीमा से कम हो, प्रत्यास्थता की सीमा से ज़्यादा लगा देंगे तो तार में स्थायी परिवर्तन हो जाएगा, प्रत्यास्थता का गुण उसका खत्म हो जाएगा। ये जो हुक का नियम है ये वही लागू होता है जहाँ प्रत्यास्थता का गुण रहता है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर कहिए या ये कहिए कि लघु विकृति के लिए, छोटी विकृति के लिए, जब विकृति छोटी लेंगे तो निश्चित है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, या हम इसको कह सकते हैं छोटी विकृति के लिए, विकृति छोटी हो। जब विकृति बड़ी नहीं होगी तो जो आप लगाएंगे बल
वो प्रत्यास्था की सीमा के भीतर ही होगा। तो प्रत्यास्था की सीमा के अंदर या छोटी विकृति के लिए प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबल है अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति या प्रतिबल इक्वल टू एक स्थिरांक इंटू विकृति, या हम कह सकते हैं प्रतिबल बटा विकृति बटा विकृति ए बराबर ई। यहां पर जो स्थिरांक है प्रतिबल बटा विकृति का जो अनुपात है ये उस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ई पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। या इसे को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां पर पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक है। पदार्थ का मतलब कि अगर हमने तार स्टील का लिया है तो स्टील के लिए जितना प्रत्यास्था गुणांक है वो फिक्स है। अब स्टील का चाहे आप मोटा तार लें, चाहे पतला तार लें, चाहे छोटा तार लें, चाहे लंबा तार लें, लेकिन जब भी प्रत्यास्था गुणांक निकालेंगे तो वही आएगा, क्योंकि वो जो प्रत्यास्था गुणांक है वो तार का नहीं बल्कि वो तार के पदार्थ का गुण है। अर्थात स्टील का कुछ और होगा, तांबे का कुछ और होगा। इसी तरह से किसी द्रव का लेना है तो पानी का कुछ और होगा। प्रत्यास्था गुणांक इसी प्रकार अगर किसी हम गैस का लेना है, हाइड्रोजन का कुछ और होगा, ऑक्सीजन का कुछ और होगा। तो गैसों का, ठोसों का या द्रवों का, हर पदार्थ का, तीनों स्थितियों में हर पदार्थों का प्रत्यास्था गुणांक अलग अलग होता है और हर पदार्थ का फिक्स है, हर पदार्थ का स्थिरांक है वो। तो पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक अगर हमें पता हो तो हम ये उसको देख करके ये बता सकते हैं कि ये पदार्थ कौन सा है। अगर पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक हमें पता हो तो उस पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक जो कि फिक्स है, स्थिर है, इसलिए उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा पदार्थ है। अब ये हुआ हमारा हुक का नियम। जो हुक का नियम है इसमें हमने देखा कि जो ई है इसे हम प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो चूंकि 3 प्रकार के परिवर्तन पदार्थ में होते हैं इसलिए प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। तो जो प्रत्यास्था गुणांक है, प्रत्यास्था गुणांक प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होगा। एक जब लंबाई में परिवर्तन होगा, यानी लंबाई का प्रतिबल, जैसे हम लंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। एक जब हम आयतन में परिवर्तन करते हैं तो आयतन प्रतिबल, और एक जब किसी चीज़ के हम आकार में परिवर्तन करते हैं जिसे हम कहते हैं अपरूपक प्रतिबल। तो जो 3 प्रकार के प्रतिबल लगते हैं, 3 प्रकार की विकृतियां पैदा होती हैं, तो 3 प्रकार का प्रत्यास्था गुणांक भी होता है। अब ये 3 प्रकार का जो प्रत्यास्था गुणांक है वो कौन कौन सा होगा, हम उसको देख लेते हैं। प्रत्यास्था गुणांक
मॉडुलस या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। एक को कहते हैं लंब प्रत्यास्था गुणांक या यंग प्रत्यास्था गुणांक। लंब प्रत्यास्थता गुणांक या यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक जिसे कहते हैं यंग मॉडुलस। ये वैज्ञानिक थे यंग, इसलिए कहते हैं यंग्स मॉडुलस। इसे सामान्यतः हम y से इसको प्रदर्शित करते हैं, y से। अब स्पष्ट है कि ये जो y होगा ये लंबाई में जो प्रतिबल है और लंबाई में जो विकृति है, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यानी लंबाई में आंशिक परिवर्तन। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति को हम यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ध्यान रखेंगे अनुदैर्ध्य जो विकृति है वो तो समान लंबाई बटा लंबाई का परिवर्तन बटा पूर्व लंबाई, इसलिए इसका तो कोई मात्रक नहीं हुआ, कोई भीमा भी नहीं हुई। अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है ये एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक बल है या प्रत्यानयन बल है। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले जो बल का मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका जो मात्रक आएगा वो आया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक है और इसकी जो बीमा होगी वो बीमा हो जाएगी यम L-1 और T-2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। यही मात्रक और यही बीमा दाब की भी है, यद्यपि प्रतिबल और दाब में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों की जो बीमाएं हैं और दोनों के मात्रक एक है। तो ये तो हुआ यंग प्रत्यास्था गुणांक या लंब प्रत्यास्था गुणांक। एक दूसरा भी होता है जिसे कहते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को बी से भी दिखाते हैं, कुछ किताब में ई से दिखाते हैं, कहीं इसको बी से भी दिखाते हैं और कहीं इसको ई से भी प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मतलब स्पष्ट है। इसमें जो प्रतिबल लगेगा वो आयतन प्रतिबल होगा। आयतन प्रतिबल यानी पूरे आयतन पर लगने वाला, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, और बटा विकृति जो होगी वो आयतन विकृति होगी। तो इसलिए बी या ई ये बराबर हुआ आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल अपान आयतन विकृति। अब आयतन विकृति का तो यहाँ भी आयतन बटा आयतन होगा, आयतन का परिवर्तन बटा पूर्व आयतन। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा, कोई बीमा नहीं होगी। अब आयतन प्रतिबल में पूरे आयतन पर लगने वाला बल
तो पूरे जो वस्तु है उसके पूरे क्षेत्रफल पर कितना बल लगा, तो ये हो गया बल बटा क्षेत्रफल, यहाँ भी हुआ। और इसलिए इसका भी मात्रक वही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और वही होगी विमा यम यल -1 t-2। तो इसकी विमा भी वही होगी और मात्रक भी वही होगा जो अनुदैर्ध्य इसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक का होगा, राइट। अब एक और होता है जिसमें वस्तु का शेप बदल जाता है, आकृति बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर इसमें वस्तु का आकार ही बदल जाता है। ये वस्तु इस तरह है, इसमें जो बल लगता है वो अपरूपक बल लगता है, यानी शेयर स्ट्रेस, और इसलिए इसकी आकृति ही बदल जाती है, ऐसा टेढ़ा हो जाता है। इसे इसको कहते हैं दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। रिजिडिटी मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, इसको ईटा से दिखाते हैं, स्पष्ट है। इसमें जो प्रतिबल लगेगा वो शेयर स्ट्रेस यानी अपरूपक प्रतिबल लगेगा, जो उसको टेढ़ा करने वाला बल लग रहा है, अपरूपक प्रतिबल। और नीचे फिर इसका अपरूपक विकृति। मात्रक यहाँ भी वही होगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसका जो है वही होगा प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका यम यल -1 t-2 इसकी विमा होगी। तो ये जितने भी प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज हैं, इन सभी की मात्रक एक है, सभी की विमाएं एक हैं। फार्मूले उनके अलग हैं और जो परिवर्तन होता है वो अलग अलग राशियों से संबंधित है, लंबाई संबंधित है, आयतन से संबंधित है, और वो शेप या आकार से, आकृति से संबंधित है। तो 3 प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांक हैं। कोई भी वस्तु का जो प्रत्यास्थ गुणांक होता है वो उसके विरोध करने का गुण है। इसका मतलब जिसकी प्रत्यास्थ गुणांक ज़्यादा होगा वो वस्तु उतनी ही हार्ड होगी, उतना ही परिवर्तन उसमें हम कम कर पाएंगे। जिसमें परिवर्तन न्यूनतम होगा वो अधिक से अधिक इलास्टिक होगी, अधिक से अधिक वो वो इलास्टिक होगी, अलग से अधिक प्रत्यास्थ होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई कांच ले लें या कोई लोहा ले लें तो कांच की गोली ज़्यादा उछलेगी, उससे हार्ड है, या डायमंड ले लें तो उसकी गोली और ज़्यादा उछलेगी। तो इस तरह से कांच की गोली को दबाना लोहे की गोली के दबाने से कठिन है। अब अगर हम मान लिया डायमंड ले लें तो उसको दबाना और कठिन है, इसका मतलब उसकी प्रत्यास्थता और अधिक है। इसलिए जिसकी प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होगा उसमें परिवर्तन करना उतना ही कठिन होगा, और जिसका प्रत्यास्थता गुणांक सबसे कम होगा उसका परिवर्तन बहुत ही आसान होगा। उसे हम, जिसका प्रत्यास्थता गुणांक सबसे कम, उसे हम प्लास्टिक कहते हैं, और जिसका प्रत्यास्थता गुणांक बहुत अधिक उसे हम इलास्टिक कहते हैं। तो 2 प्रकार के पदार्थ हुए, प्लास्टिक और इलास्टिक। एक तीसरे प्रकार का पदार्थ हुआ जिसे हम कहते हैं ब्रिटल, भंगुर, कि सूखी मिट्टी है उसको दबा दें तो वो पाउडर हो जाएगी, उसे हम ब्रिटल या भंगुर कहते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा ये प्रत्यास्थता की सीमा और प्रत्यास्थ गुणांक। अब आइए इसके जो 3 प्रकार के ये प्रत्यास्थ गुणांक हमारे पास हैं, हम इन तीनों प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांकों को देखते हैं।
यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक या लंब प्रत्यास्था गुणांक, अर्थात हमको वो प्रत्यास्था गुणांक निकालना है जहाँ पर लंबाई में परिवर्तन होता है या जहाँ पर जो बल लगता है उसके लंबाई में कार्य कर रहा है। यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग मॉडुलस। एक तार है जिस तार का ये अनप्रच्छेद बल है। ये तार का अनप्रच्छेद बल है। इसको एक दृढ़ आधार से लटका दिया गया है। दृढ़ आधार है, ये आधार इसका दृढ़ आधार है। दृढ़ आधार से यह तार को लटकाया गया। ऊर्ध्वाधर यह तार नीचे की तरफ लटका हुआ है। इसकी यह त्रिज्या दी हुई है, इसकी यह त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या R। तार का जितना भार लगा कर को हम खींचते हैं उसके तुलना में इसका भार नगण्य है, यानी लगाए गए भार की तुलना में इसका जो भार है वो नगण्य है। तो तार का भार बहुत अधिक नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने बल लगाया नीचे की ओर तो इसमें वृद्धि हो गई। तार इतना बढ़ गया, यहां तक तार आ गया। हमने इसको इस दिशा में बल लगाया था। जो बल लगाया हमने मान लिया कि बल या तो हमने बल लगाया, खींचा किसी के द्वारा, या हमने इसके ऊपर भार लटका दिया और भार लटकाने से भी इसको बल लगा। चूंकि ऊर्ध्व है तो पृथ्वी ने बल लगाया और ये इसमें वृद्धि हुई। जो हमारा तार है इसकी ये प्रारंभिक लंबाई है L और ये इतनी इसमें वृद्धि हो गई स्मॉल l। तार की प्रारंभिक लंबाई, तार की प्रारंभिक लंबाई L और F mg बल लगाने पर वृद्धि। जो हमने बल लगाया है यह प्रत्यास्था के सीमा के भीतर है, ध्यान रखेंगे। ये जो बल लगा ये प्रत्यास्था की सीमा से कम है, बहुत ही कम है, यानी ये प्रत्यास्था की सीमा के भीतर है। बल प्रत्यास्थता की सीमा बल प्रत्यास्था की सीमा से कम है। आज जब इतना मानी बल लगाया तो इसमें वृद्धि इतनी हो गई और इसलिए विकृति कितनी होगी? विकृति इक्वल टू आंशिक लंबाई में परिवर्तन L/L। जितना हमने बाह्य बल लगाया या जितना हमने विरूपक बल लगाया उतना ही इसके अंदर बल काम करेगा। जो आंतरिक बल काम कर रहा है F, वो भी F ही होगा और इसलिए प्रतिबल बराबर होगा F/A। इसका ये क्षेत्रफल A है। जो इसका क्षेत्रफल है
अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, इसलिए प्रतिबल बराबर एफ अपान ए, और इसीलिए तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक y, प्रतिबल अपान विकृति या y इक्वल टू प्रतिबल बराबर है F अपान ए और विकृति बराबर है यल अपान यल। ये तो जनरल इसका समीकरण हुआ। y इक्वल टू एफ यल अपान ए यल, विकृति हुई यल अपान कैपिटल यल नीचे से ऊपर चला गया। यही है इस तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक। चूंकि एफ इक्वल टू एम जी और ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यल, सॉरी, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या इसकी आर है। इसलिए y इक्वल टू एम जी यल अपान पाई आर स्क्वायर यल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र। अब यहां पर आप देखें, अगर ये एम जी अपान पाई आर स्क्वायर ये हमारा प्रतिबल है, एम जी अपान पाई आर स्क्वायर, हम एम जी अपान पाई आर स्क्वायर को एक मान सकते हैं, ले सकते हैं, और इस तरह से अगर ये मान भी एक हो जाए, यानी यल अपान यल, तो जो y होगा पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक किसी भी पदार्थ का क्या हुआ? किसी पदार्थ के तार की लंबाई को दूना करने के लिए, लंबाई दूना कर देंगे तो जितनी लंबाई है उतनी वृद्धि हो जाएगी, तो ये एकांक हो जाएगा। किसी पदार्थ के तार की लंबाई को दूना करने के लिए जितना हमने प्रतिबल लगाया एम जी अपान पाई आर स्क्वायर जितना भी होगा, दूना करने के लिए आवश्यक प्रतिबल का मान उस पदार्थ के यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है। ये यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा हुई कि किसी भी पदार्थ की लंबाई को दूना करने के, लंबाई को दूना करेंगे तो प्रतिबल का मान एक आ जाएगा, क्योंकि उसकी लंबाई यल है और हमने दूना कर दिया तो जो 2l कर दिया, तो जो वृद्धि हुई वो यल हुई,
ये तो लंबाई बढ़कर 2l हो गई, इसलिए वृद्धि भी l हुई और लंबाई पहले l थी और इसलिए विकृति हो गई l/l अर्थात 1। तो किसी भी तार की लंबाई को जब भी दूना करेंगे तो उसकी विकृति 1 हो जाएगी। अब अगर किसी भी तार के किसी भी पदार्थ के तार की लंबाई को दूना करने के लिए mg/πr² जितना भी होगा, जितनी ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात जितने प्रतिबल की आवश्यकता होगी, जितना प्रतिबल लगाने से ये इतना हो जाएगा, इस प्रतिबल का मान ही y के बराबर होगा, यही y होगा। तो इस तरह से जो प्रतिबल है और जो विकृति है, विकृति को अगर हम 1 कर दें अर्थात लंबाई को दूना कर रहे हैं और उसके लिए जितना हमको प्रतिबल लगा उस प्रतिबल का मान ही जो है उसके यंग प्रत्यास्थ गुणांक के बराबर होगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर कहीं भी तार का अपना भार नहीं है। तार के भार को हमने नगण्य मान लिया है। तो तार का अपना अगर भार हो, तार में हम कोई भी बाट mg न लटकाएं तो अपने भार के कारण तार कितना बढ़ जाएगा। तो अपने भार के कारण यानी तार के अपने भार के कारण तार में वृद्धि, अपने भार के कारण वृद्धि। तार के अपने भार के कारण वृद्धि। तार के अपने भार के कारण तार में कितनी वृद्धि होगी। अब अपना भार, तार का जो भार होगा वो तार के बीचों बीच में काम करेगा, केंद्र पर काम करेगा और केंद्र तक की जो दूरी होगी वो l/2 होगी। यदि तार के पदार्थ का घनत्व रो, तार का जो पदार्थ है उसका घनत्व रो, इसलिए तार का भार कितना होगा। तार का आयतन गुणे घनत्व गुणे जी, mg। तो m की जगह आया πr² इंटू रो। ये तो हो गया m का मान, तार का द्रव्यमान, और g से गुणा किया तो आ गया ये भार। कोई भी तार है, इस तार के त्रिज्या है, ये तार की लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें πr² और उसको लंबाई से गुणा कर दें तो इसका आयतन आ जाएगा, और अगर इसके घनत्व से गुणा कर दें तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा πr² रो, l रो, πr² रो, ये इसका द्रव्यमान आ गया, और g से गुणा कर देंगे तो mg हो गया πr² रो g। तो ये हो गया तार के पदार्थ का, तार का भार। ये चूंकि y mgl/πr²
यल, और इसलिए वृद्धि कितनी होगी ये निकालना है, इसलिए यल बराबर हो जाएगा यम जी यल अपान पाई आर स्क्वायर वाई। यम जी का मान हमें पता है, यम जी का मान है पाई आर स्क्वायर यल रो जी, ये एम जी का पता है। लेकिन ये जो भार है वो यहां की लंबाई में वृद्धि नहीं करता, वृद्धि यहां नहीं करता, यानी ये जो भार है वो यहां काम करता है, एम जी यहां काम करता है, यहां केंद्र पर कार्य करता है एम जी। किसी भी वस्तु के का भार उसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। तो इस तार का भार जो एम जी है वो यहां काम नहीं करेगा, वो यहां काम करेगा, यानी L/2 लंबाई के सिरे पर काम करेगा। L/2 यहां काम करेगा, यहां एम जी यहां काम करेगा और यहां काम करके इसकी लंबाई में वृद्धि कर देगा। तो जब एम जी यहां काम करता है L/2 लंबाई पर, तो अब L की जगह यहां हो जाएगा L/2। एम जी का मान हुआ ये L/2 इसकी जगह हुआ, क्योंकि L में वृद्धि नहीं होती, वृद्धि तो उसके केंद्र पर कार्य करता है, इसलिए केंद्र पर लग रहा है। नीचे है पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, ये कट जाएगा और इसलिए अपने भार के अंदर जो वृद्धि होगी L वो बराबर हो जाएगी L स्क्वायर रो जी अपान 2y। कोई भी तार पे अगर बाट न लटकाया जाए, बड़ा तार हो तो अपने भार के कारण से अगर वो बढ़ रहा है तो अपने भार के कारण से यहाँ उतना बढ़ेगा जहाँ पर ये उस तार की पूरी लंबाई है। तार के पदार्थ का घनत्व है और ये उस तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक है, राइट। तो ये हो गया कि तार के अपने भार के कारण कितनी तार में होगा, तार में अपने भार के कारण वृद्धि, भाई तार में अपने भार के कारण वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो ये हो गया अपने भार के कारण से वृद्धि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही।